ऐसे लोगों से निपटने के लिए केवल एक आवाज है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। उससे हमको पता चला कि 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स भारत के अंदर घुस चुके हैं। क्या ये रोकना ही उस सच को दबाना है जिसे आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम समाज के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो अब प्रश्न पूछने लगे। जो गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन का टाइम होता है तो उस वक्त 17 जगह पर एक साथ भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर गणेश विसर्जन के प्रोग्राम्स पर अटैक हुए और मूर्तियों को तोड़ा गया, बहुत बड़े पैमाने पे तोड़ा। वो कहते हैं कि वाकई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो जिक्र बार बार करते हैं अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान। 41% of Pakistanis used to support suicide bombings. What was cast in blood can end in truth. The last quarter has begun. नमस्कार, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज की प्रस्तुति इस लिहाज से बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम जिनसे साक्षात्कार करने वाले हैं उन्होंने अपने जीवन का एक मिशन बनाया हुआ है। मिशन इस बात का कि दुनिया को आगाह करना है उस वैश्विक जिहाद से जो दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। और जब हम वैश्विक जिहाद की बात करते हैं तो खास तौर से भारत जो इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है, जहां पर गजवाए हिंद की संकल्पना को आधार देने के लिए दुनिया भर के कट्टरपंथियों ने खाद और पानी डालने का काम किया है। क्या ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमारे लिए कुछ मूल मंत्र होने चाहिए? क्या ऐसे लोगों से निपटने के लिए केवल एक आवाज है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है? ऐसी बात को समझने के लिए ही और समझाने के लिए ही एक फिल्म 20 साल पहले आई थी, बंगला क्रिसेंट। फिल्म में विस्तार से बताया गया था कि किस तरीके से मदरसों की कट्टरता, किस तरह से आईएसआई, किस तरीके से वैश्विक जिहाद दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में जो सबक हमें लेना चाहिए था, हमने वो सबक नहीं लिया, बल्कि हमने ऐसे तत्वों को कुछ और ज़्यादा आधार दे दिया जिससे ये समस्या और ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। और इसी समस्या को उजागर करती हुई एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत जल्द हमारे बीच आने वाली है, क्रिम्सन क्रिसेंट द लास्ट क्वार्टर, जिसके निर्देशक हैं श्री मयंक जैन जी। और आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम उन्हीं विश्व प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्री मयंक जैन जी से बात करने वाले हैं कि आखिर 20 सालों के बाद एक बार फिर से एक फिल्म को विस्तार देना, इसके पीछे की वजह और क्या अब ये फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। इन सब बातों पर बात करने के लिए स्वागत करते हैं जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्री मयंक जैन जी का। नमस्कार सर। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है कि हमें हमारे व्यूवर्स को आपकी जो आने वाली अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं, उसका एक ट्रेलर ज़रूर देश के और दुनिया के सामने रखना चाहिए। तो आइए पहले वो ट्रेलर देखते हैं। The 20th century witnessed death and slaughter, millions of Jews enduring unimaginable suffering and loss. Partition of India in 1947 unleashed Muslim League's megalomaniac killing machine. The Delhi riots highlighted a troubling trend. Several madrasas in Kerala teach Wahhabism. Students are indoctrinated to worship only Allah. In Blackburn, where nearly 30% of the population is Muslim, white residents report no-go areas. A 60-year-old teacher is called dirty by students simply for being white and Christian. जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। We found a madrasa nearby. काफिर क्या होता है? क्या करवाना चाह रहे हो आप बच्चों से? आप उस चीज के ऊपर बहस मत करिए। This film
is a solemn denouncement of the ideologies of aggression, a poignant reflection on the senseless brutality that has scarred humanity. What was cast in blood can end in truth. The last quarter has begun. द लास्ट क्वार्टर हैज़ बिगिन। जैनसन, जिस तरीके से हमने इस ट्रेलर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैसेज तो 20 साल पहले भी देने की कोशिश आपकी तरफ से की गई थी। 20 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस मैसेज में और ज़्यादा चीज़ें जोड़कर विस्तार के साथ एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ आपको दुनिया के सामने आना पड़ा? देखिए, जो 20 साल पहले वाली फिल्म थी बांग्ला क्रेसेंट, आईएसआई, मदरसाज एंड इन्फिल्ट्रेशन, वो केपीएस गिल साहब ने, आर.के. ओरी साहब ने और प्रकाश सिंह जी ने रिलीज़ की थी। और उसके अंदर जो हमने मदरसों में जाकर लोगों से बातचीत की थी और दिखाया था कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है और जिहाद की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, काफिर क्या होता है वो पढ़ाया जाता है, और इस्लामिक थियोलॉजी की चीज़ों को वो ओपनली पढ़ाते थे हैं और बोलने में उनको कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो उन चीज़ों को मानते हैं। तो हमने कभी भी हिडन कैमरा यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम हिडन कैमरा के सख्त खिलाफ हैं। हमने उनका इंटरव्यू लिया और दिखाया। एक्चुअली वो फिल्म अभी डेटेड नहीं हुई है, क्योंकि हमने उसमें दिखाया था जो आइडियोलॉजी उसमें सिखाई जा रही है, आज भी वो सिखाई जा रही है, आज भी वो मदरसे चल रहे हैं। उसके अलावा जो है हमने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बताया था कि बांग्लादेश से कितने इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में आ गए हैं। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ नहीं किया था डाटा, लेकिन किसी एक अखबार में टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट का डाटा लीक हुआ। उससे हमको पता चला कि 2 करोड़ बांग्लादेशीज मुस्लिम्स भारत के अंदर घुस चुके हैं। अभी तक वो डाटा भी अपडेट नहीं हुआ है 20 साल के बाद। तो अगर वो फिल्म हम देखें तो ना तो उसका डाटा जो है पुराना है, ना उसमें जो तथ्य हैं वो पुराने हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में वो लोगों के बच्चों के बच्चे हो गए और उनके पास तो अब इंडियन आधार कार्ड्स होंगे, इंडियन डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो बहुत ही पेचीदा स्थिति भारत के सामने है। और आइडियोलॉजिकली भी जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका है। अब हमने जाके जब मदरसों में गए तो इस बार हमें थोड़ी रेजिस्टेंस मिली। जब हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे तो कुछ जगहों पर हमारे खिलाफ काफ़ी रेजिस्टेंस हुई, लेकिन आमतौर पे बहुत सौहार्द के वातावरण में ही उन्होंने कहा। एक आध जगह पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते, जो वो लोग बोलते हैं वो वैसा का वैसा दिखा देते हैं। हमने ट्रेलर में भी देखा कि आपने काफिर का जिक्र किया और उसको शायद अपोज करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मैंने जब एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि भाई अल्लाह अगर काफिरों को पसंद नहीं करते हैं तो फिर वो तो दंड भी देंगे उनको, क्योंकि दंड के लिए लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप आगे मत बोलिए, मेरे को रोक दिया गया। वो बहुत अच्छा बिहेवियर किया उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से अगर लूँ कि क्या ये रोकना ही उस सच को दबाना है जिसे आप सामने लाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, देखिए ये, क्योंकि आपका सवाल बहुत जेन्युइन था कि अगर आप गुनाह करते हैं तो फिर उस गुनाह की सजा भी होती है। हाँ, लेकिन जब सजा की बात आई तो उन्होंने आपको रोक दिया। तो इट मींस कि वो उस सच को दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जो सारा जो स्ट्रेटजी है वो डिप्लोमेसी के तहत होता है, अल तकिया के तहत होता है। तो उसके अंदर वो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं और इस तरह की चीज़ों को दबाने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर इसकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो बहुत सारे लोग, उनके खुद के लोग सवाल पूछेंगे। जो बच्चे जो आज हैं उनके, वो भी सवाल पूछते हैं ना। तो अब वो टाइम चेंज हो रहा है। जो एक चेंज 20 साल पहले से अब हुआ है, मुस्लिम समाज के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो अब प्रश्न पूछने लगे हैं और एक्स मुस्लिम्स की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पूरी दुनिया में। नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है जो एक्स मुस्लिम्स की। केरला जैसे स्टेट में बहुत हैवी एक्स मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं लोग। तो जो इस तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं जिसके अंदर अग्रेशन होता है और जो सेल्फ राइटियसनेस होती है कि मैं सही बोल रहा हूँ
मुझे मालूम है कि क्या होगा, और मुझे मालूम है कि तुम झूठे हो, मैं सच्चा हूँ, तुम्हारा भगवान झूठा है, तुम्हारी देवी देवता झूठे हैं। तो तौहीद के अंतर्गत ये आता है, जो इनको तौहीद सिखाते हैं। हमने सिलेबस दिखाया है मदरसे का फिल्म के अंदर, तो सिलेबस में से जो अलग अलग चीज़ें कैसे पढ़ाई जाती है वो हमने दिखाया, और ग्राउंड पर उसका क्या असर होता है। जब रेडिकलाइज हो जाता है एक बच्चा, तो फाइनली वो ग्राउंड पर क्या करता होगा, हमने जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे इंटरप्रेट करके दिखाया है कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसका अप्लाइड इंजीनियरिंग भी होती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ बेसिक साइंस पढ़ ली, आपने उसकी आगे की इंजीनियरिंग भी आपने सीखी है। तो जो जिस तरह से ये लोग पढ़ा रहे हैं और जो सिखाते हैं बच्चों को, वो चीज़ों को अब चैलेंज किया करने लगे हैं कुछ लोग, वो सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। जो हमारी मेन जो फिल्म का जो मैं आपको जो सार बता रहा हूँ, शुरू में ही सार बता देता हूँ कि जो विरुलेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज़ में अग्रेशन है, जिसमें आक्रांता जैसा रूप धारण करती हैं वो आइडियोलॉजीज़, और रिजेक्ट करती हैं, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिजेक्ट करती हैं कि तुम लोग एक झूठे भगवान को मानते हो। हाँ, हम लोग तौहीद की बात कर रहे थे जो सिलेबस में होता है। तौहीद के अंतर्गत ये होता है कि केवल अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो अगर आप फिर एक आइडल वर्शिप करेंगे, आप एक दूसरे भगवान को सामने लाएंगे, तो वो फिर एक अपराध में के अंतर्गत आ जाता है, और उसको तोड़ना जो है वो उनके लिए कंपलसरी है। तो इसलिए जो हमने दिखाया कि पिछले साल सितंबर 18 2024 जो गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन का टाइम होता है, तो उस वक्त 17 जगह पर एक साथ भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर गणेश विसर्जन के प्रोग्राम्स पर अटैक हुए और मूर्तियों को तोड़ा गया, बहुत बड़े पैमाने पे तोड़ा गया। तो ये जो इनटॉलरेंस है, एक्चुअली तो क्या है, यानी अगर बोले तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये सब कुछ उस आसमानी किताब में ही लिखा हुआ है, जिसका जिक्र खास तौर पर होता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन एक बात जो आपने कहा, क्योंकि यूथ सवाल करने लगा है और जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने इधर बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स से भी इंटरव्यूज़ किया, उनका कहना है कि दो चीज़ें हो चुकी हैं, यानी एक अल्लाह का कुरान है और एक मुल्ला का कुरान है। आप जब मदरसों में गए तो आपने वहाँ पर एग्जैक्टली क्या पाया? क्योंकि जो एक्स मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो जिक्र बार बार करते हैं अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान। तो ये क्या बेसिक डिफरेंस? वही गलत वो कह रहे हैं, क्योंकि कुरान एक ही होती है। वो ऐसा बोलेंगे तो वो गलत बात हो जाएगी। कुरान एक ही होती है और कुरान का सब कुछ टेक्स्ट जो है वो एक ही है, और वो फाइनल वो है, वो फाइनल बुक है। वो उसके अलावा कोई किताब को माना नहीं जाता है। और कई इंटरप्रिटेशन से अब तो हदीथ को भी 90% ख़त्म कर दिया सऊदी अरेबिया ने, है ना। 90% उसको उसमें से मानना बंद कर दिया MBS ने, जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन कुरान जो है वो एक ही किताब है, और उसके ही इंटरप्रिटेशन उसी में जो लिखा हुआ है वो फाइनल है। तो उससे अलग वो जाएंगे तो वो ट्रबल में आ जाएंगे। तो हाँ, लेकिन जो लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वो अपने मौलवी से जब पूछते थे सवाल कि भाई ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, हम इस चीज़ से अग्री नहीं करते, है ना, तो मौलवी उनको थ्रेटन करता था कि आप नहीं पूछ सकते। लेकिन अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, तो अब वो बंद कमरे में जाके अपना मोबाइल खोल के गूगल में जाके वो सर्च कर लेता है और उसको वहाँ से जवाब मिल जाता है। वो भी अनबायस्ड, है ना, वो कोई विश्व हिंदू परिषद तो जवाब दे नहीं रहा, वो तो गूगल जवाब दे रहा है। तो इसलिए जो है वो अब उनको इंडिपेंडेंट सोर्स से वो चीज़ मिलती है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हालत ये हो गई है, मतलब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ कि 2004 में तक काफ़ी इंटरनेट का प्रभाव शुरू होने लग गया था, लेकिन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था 2004 में। कुछ हद तक ईमेल्स और ये सब चीज़ें कर रहे थे, गूगल भी कर रहे थे हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा
बस वो शुरुआती दौर था। तो उस वक्त 41% पाकिस्तानीज जो थे, प्योर रिसर्च की रिपोर्ट है जो टाइम मैगजीन में छपी है, 41% ऑफ पाकिस्तानीज यूज्ड टू सपोर्ट सुसाइड बॉम्बिंग्स। जो सुसाइड बॉम्बिंग्स का सपोर्ट था वो 41% था इन 2004, और 2014 में वो संख्या 4% पे गिर गई। आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आया। तो ये ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इंटरनेट के द्वारा बहुत तेजी से डिसेमिनेशन हो रहा है नॉलेज का, उसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। नहीं तो इसमें लेकिन एक जो मेरे मन का सवाल है कि अगर ये चेंजेस इंटरनेट की वजह से आ रहे हैं तो फिर तो उस लिहाज से 2005 का, क्योंकि आपने जिक्र किया 4 और 5 का, और आज हम 2025 में हैं, तो उस लिहाज से तो फिर जो आतंकी वैश्विक संगठन हैं उनकी संख्या भी अब कम होनी चाहिए थी, जो आतंकी हैं उनकी संख्या भी कम होनी चाहिए थी, आतंक का प्रसार उसकी परिस्थिति भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये बदलाव हम महसूस नहीं कर पाए हैं। ईरान में उसकी वजह क्या है? ईरान में 48% to 49% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते ईरान में, क्योंकि वहां 94% इंटरनेट का प्रोलिफरेशन है। तो ये देखिए, ये कनेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन एज का कनेक्शन है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये एक्चुअली हमने एक आरिफ नाम के एक एक्स मुस्लिम हैं, केरला में रहते हैं वो, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो मरियम नमाजी है जो कि ईरान की एक्स मुस्लिम है और यूके में रहती है, उसने कहा है कि जो विरुलेंट क्रिश्चियनिटी, जो डार्क एजेस की क्रिश्चियनिटी थी, उसके साथ जो प्रिंटिंग प्रेस ने किया, आज इस्लाम के साथ वो इंटरनेट कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, इंटरनेट के बजाय अब तो एआई आ गया है। इंटरनेट में तो मुझे एक उसमें मैं जाता था गूगल में, फिर वो पूरा आता था इतना बड़ा, वो भी बड़े बड़े आर्टिकल्स आते थे, फिर उनको मैं छोटा करता था। अब तो मैं 300 वेबसाइट की समरी मैं कुछ ही सेकंड में मिल जाएगी मुझे। तो आप सोचिए कि अब जब एआई का एप्लीकेशन शुरू होगा, और ये जो बच्चे जो चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, जो जानना चाहते हैं इस्लाम के बारे में या स्टालिनिज्म के बारे में, जितनी विरुलेंट आइडियोलॉजीज हैं, या नाजिज्म के बारे में, तो उनको कितनी जल्दी से जानकारी मिलेगी, और तो क्या उनमें तब्दीली नहीं आएगी? जो अगर डार्क एजेस क्रिश्चियनिटी की, जो गैलीलियो और कोपरनिकस पे बात आ गई थी और उनको सज़ा देने की बात चल रही थी और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो जैसे ही उनकी बातों को प्रिंटिंग प्रेस भी उसी वक्त आ गई, और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पूरे यूरोप में वो फैला लिटरेचर, तो सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और जो चर्च था उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ। नहीं, रिफॉर्म हुआ, वो रिफॉर्म हमने देखा भी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आप ये देखते हैं कि आपने जैसे ईरान का जिक्र किया, दुनिया के जो इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ रिफॉर्म हो रहा है। सऊदी अरब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदली, लेकिन भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत उस कट्टरता की दलदल में और ज़्यादा धंसता चला जा रहा है। भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे आपकी फिल्म भारत को कैसे प्रोजेक्ट करती है? उसमें ना मैं कभी भी मुस्लिम्स को ब्लेम नहीं करता। जो हिंदू जो है वो झूठे अहिंसावाद में अभी भी तैर रहा है। अभी भी भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, उसके बाद भी अर्जुन कंफ्यूज ही रहा। केवल भीम, जिसने नहीं सुने थे कोई भी अध्याय, उसने अकेले ने 100 कौरवों का वध किया। और तो भीम नहीं है ना, हमें भीम चाहिए। और हम लोग हो गए सॉफ्टी। हमारी प्रायोरिटीज क्या हो गई हैं कि मॉल जाना है, परफ्यूम खरीदना है, फिर आउट ऑफ स्टेशन जाना है घूमने, फिर फेसबुक पे फोटो डालनी है। ये हमारी एम्स हैं लाइफ के। ऐसा समाज नहीं बच सकता। हम इस्लाम को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करें और इस्लाम रिफॉर्म हो जाएगा। आप प्रेशर ही नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके अंदर वो कमिटमेंट ही नहीं है। नहीं, प्रेशर डालेंगे तो फिर तो सरतन से जुदा हो जाएगा ना। नहीं, अगर प्रेशर ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास किया। नहीं, अभी शर्मिष्ठा इसका जीता जागता उदाहरण है। बोलना चाहिए उन लोगों को इस तरह से। मैं सख्त खिलाफ हूँ।
बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हमने भी फिल्म्स बनाई हैं, हमने भी इस्लाम को एक्सपोज किया है, लेकिन बदतमीजी कहीं नहीं की। क्यों बदतमीजी के वर्ड्स यूज करते हैं बोलते वक्त? आप बात बताइए कि क्या आइडियोलॉजी है, क्या आपको नुकसान होता है उससे, लेकिन गाली देना या अपशब्दों का प्रयोग करना वैसे वो नहीं करना का, चाहिए। उस अपशब्दों का तो समर्थन हम भी नहीं करते, लेकिन सच का तो समर्थन करना होगा ना। नहीं, आप कोट करिए, उस आपको सच कोई के कुछ नहीं नाम कहेगा। पर आप अगर कुरान आप- में से कोट करिए, सॉरी हाँ। फॉर इंटरप्टिंग यू। आपको जिस चीज से आपत्ति है, आप कुरान में से अक्षरशः वो कोट कर दीजिए, इज्जत से बोलिए कि कुरान में ये लिखा है। जितेंद्र तो त्यागी आपकी जी ने बात- तो कोट किया था। नहीं, लेकिन वसीम रिजवी से अगर वो विश्लेषण- जितेंद्र त्यागी बनते हैं और उसके बाद उनके लिए भी सरतन से जुदा है का नारा दिया जाता है, उन्होंने तो उन 26 आयतों का जिक्र भी किया था। नहीं, मैं तो ये उनको डिफेंड नहीं परिस्थितियां- कर रहा कि जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप तमीज से बोलेंगे तो वो लोग नहीं कहते हैं कुछ। मैं आपको एक मतलब जनरल रूल बता रहा हूं आपको। आप अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, गलत शब्दों के प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। आप बताइए कि साहब आपने जो ये लिखा है इसके अंदर किताब में, इससे हमारे को डर लगता है क्योंकि इसमें हमारे ऊपर अटैक के लिए लिखा है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप लिखिए, उस आयत को पढ़िए कि भाई ये 4.9 में ये लिखा है। अच्छा, इस फिल्म के दौरान आपने उन आयतों का जिक्र किया, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला? क्योंकि आपने इसमें रिसर्च के दौरान आप कई मदरसों में गए, आपने सवाल पूछा होगा इससे रिलेटेड। हाँ। तो कैसा उनका रिस्पॉन्ड कैसा रहता है? देखिए, एक जगह पे तो मैं बच गया। मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछ रहा था बच्चों से मदरसे में, और फिर थोड़ी एक दिल्ली में एक नोगो एरिया जैसा है जहाँ पर से बहुत पलायन भी हो रहा है हिंदुओं का। दिल्ली में अब एक नहीं, कई हो गए हैं कई हो गए, जनसाब, तो मैं नोगो एरियाज बहुत हो उन एक नोगो एरिया में गया था मैं। तो उसके अंदर मैं सवाल पूछ रहा था, एक मदरसा दिखाई दिया, किसी ने बताया कि हाँ एक मदरसा है, मैं वहाँ चला गया, बच्चे दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा क्या पढ़ाया जाता है तुमको, काफिर क्या होता है, जिहाद क्या होता है। मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं जानना चाहता था कि इतने छोटे बच्चों को कितनी नॉलेज है, क्योंकि उस वक्त जब मैंने 2005 में जब फिल्म बनाई थी बांग्ला क्रेसेंट, तो बच्चों ने बताया था, तो मैं देखना चाह रहा था कि आज क्या स्थिति है। तो क्या हुआ कि बच्चे बेचारे बता रहे थे, मौलवी भी बता रहा था। मौलवी से मैंने पूछा आप देवबंदी हो कि बरेलवी हो, उसने कहा मैं देवबंदी हूँ। फिर ये इतनी देर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरे पीछे जो है कुछ जो साउंड का लेवल है, डेसिबल्स कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो भीड़ का जैसा होता है। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपनी गर्दन मोड़ के देखा, तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो जबकि हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे और बात कर रहे थे, फिर वो लोग काफ़ी अग्रेसिव होने की उन्होंने कोशिश की। तो मैंने कहा कि जी आप बोले कि आपने क्यों पूछा काफिर के बारे में, आप क्या कहलवाना चाह रहे हो बच्चों से। मैं कहा मैं क्यों कहलवाना चाहूँगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो जो जवाब होगा वो बता देंगे, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और वो उसका जवाब दे दें। नहीं देना जवाब तो मैं चला जाऊँगा। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। लेकिन वो लोग इतना गुस्सा हो गए और मुझे लगा कि आज तो ज़रा गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लकीली उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं और मैं वहाँ से निकल गया और उस सवाल का उत्तर वहाँ पे नहीं मिला मुझे। लेकिन मैं जहाँ जहाँ दूसरे मदरसों में गया, मेवात में गया, फिर वहाँ जब मैंने क्रॉस एग्जामिन किया उनको थोड़ा सा, तब उन्होंने कहा कि अब आगे आप मत पूछिए, तो वो आप फिल्म में देखेंगे। तो जब हमने उनसे ज़्यादा थोड़ा से सवाल पूछने की कोशिश की, तो हमने जब काफिर की बात हुई तो फिर हमने बताया फिर काफिर को फिर तो सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि उसका भी प्रावधान है कि काफिर को सज़ा मिले। बोले आप इस बारे में बहस मत करिए। तो इस तरह से उन्होंने मुझे रोका। यानी चैलेंजेस थे, ये रोकना भी मैं कहूँगी कि एक तरह से एक मैसेज कन्वे हुआ, क्योंकि वो वही सच है जिसे आप चाह रहे थे कि वो दुनिया के सामने आए, लेकिन उस सच को दबाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, अगर इस डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो क्योंकि 20 साल पहले बांग्ला क्रेसेंट और उसका ही एक विस्तारित रूप ये है, इन 20 सालों में क्या सरकारों द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उनके ना उठाने की वजह से आज हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हम गजवाए हिंद जैसी चुनौतियों से जूझेंगे, या जिन घुसपैठियों का आपने कहा कि जो आंकड़े थे वो बदले नहीं हैं, बल्कि अभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं। एनआरसी जैसी प्रक्रिया जब शुरू होती है उसमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो बंगाल में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो समस्याओं को ज़्यादा
बल दे रही हैं, खासतौर से राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, हिंदू समाज का इस देश में बचना एक मिरेकल होगा, एक असंभव जैसी स्थिति है। अगर हिंदू समाज बच जाता है तो वो आने वाले समय में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी हिंदू समाज की स्थिति ऐसी है कि कोमा में पड़ा है। हिंदू समाज की स्थिति ऐसी है कि कोमा में पड़ा है, लेकिन वो अपना फेस पैक लगवा रहा है। उसको मतलब कोमा में से निकलने की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि वो अपना बाहरी चीज़ को खूबसूरत बना रहा है, वो घूमने का प्रोग्राम बना रहा है। सेल्फ डिफेंस के लिए आरएसएस कुछ नहीं कर रही, लगभग कुछ नहीं कर रही। जो हमें एक संस्था है भारत में, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मैं बार बार इनके हाथ पैर जोड़ता हूँ कि आप कलरीपयट्टू, जो केरला में एक मार्शल आर्ट्स है जिससे दुनिया के सारे मार्शल आर्ट्स बने हैं, आप कलरीपयट्टू सिखाइए और हर मंदिर में एक कमरा रखिए जहाँ पे आप कलरीपयट्टू सिखाएंगे। सेल्फ डिफेंस तो सिखाओ बच्चों को। जब भारी तादाद में, एक तो आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपकी पॉपुलेशन नीचे जा रही है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन क्योंकि हमारे यहाँ 444 का फॉर्मूला नहीं है ना। हाँ। सामने तो 444 का फॉर्मूला है। नहीं तो आपको भी मतलब कम से कम 2 या 3 तो करो। तो इसीलिए तो जब बात होती है जनसंख्या नियंत्रण कानून की कि हम दो तो सबके दो, तो इसका विरोध होने लगता है। नहीं, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी अवेयरनेस क्या है? इसके लिए सरकार आएगी बताने कि कितने बच्चे हम करें। तो ये जो हम लोग का जो एक जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम है कल, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम मुझे देने जाना है, उसके पहले मेरे को टेंशन हुई तो मैं अफीम खा के सो गया, तो एग्जाम में तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा, फेल ही हो जाऊंगा। तो हिंदू समाज का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि जो चीज़ करनी है उससे पहले एस्केप मैकेनिज्म लेकर अपना शांति से बैठ के कहीं और चले गए आप घूमने, जिससे कि आपको जो रियल प्रॉब्लम है उसकी तरफ मैंने देखा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसको देखूंगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये जो शुतुरमुर्ग जैसा है, तो हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है। एग्जैक्टली। और हम लोग बिहेव कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की तरह। तो हमें पीकॉक बनना है, हमको लायन बनना है, हम बकरी बने हुए हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि वो बकरी बनने से हम बच जाएंगे, उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं हम? क्या उसके पीछे ये स्यूडो सेक्युलरिज्म तो नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, स्यूडो सेक्युलरिज्म जो मैं तो इसलिए स्यूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आप सेक्युलरिज्म डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म डायरेक्ट तो कोई मानता ही नहीं है, वो सब अपनी माइलेज के लिए स्यूडो सेक्युलरिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, सब कम्युनिज्म की बीमारियां हैं। ये कम्युनिज्म के अलग अलग रूप हैं। वोकिज्म भी कम्युनिज्म का एक रूप है। वोकिज्म जैसे ही आ जाता है तो आप अपने हथियार डाल देते हो। आपको सिखाया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, जो बहुत ही बदमाश व्यक्ति है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है कि ये बहुत सज्जन है, जो अच्छा व्यक्ति है उसके बारे में सिखाया जाता है कि ये बदमाश है। तो इसलिए क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको पता ही नहीं कि शस्त्र से अपनी रक्षा कैसे करूं। आप जो अच्छा आदमी है उससे अपनी रक्षा करने लगते हो, जो बुरा आदमी है उसके साथ गले में हाथ डाल के घूमते हो। क्या आपकी फिल्म इन चीज़ों को क्लियर करेगी? हाँ, आइडियोलॉजिकल हमने सारी चीज़ों को विचारधारा के रूप में लिया है, और कैसे आइडियोलॉजीज जो ऑपरेट की हैं जिन्होंने दुनिया में। फॉर एग्जांपल, जब 2020 के राइट्स हुए दिल्ली में, 2020 के जब राइट्स हुए तो उसमें कम्युनिज्म, इस्लामिज्म और नेक्सलिज्म तीनों एक साथ आ गए थे, जो सीताराम गोयल ने बताया था कि इन आइडियोलॉजीज का समागम है। और ये तीनों इन टेंडम काम कर रहे हैं। जो फार्मर्स एजिटेशन था उसमें भी ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये जो हो रहा है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। उस पायलट प्रोजेक्ट में ये लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो हम लोग उसको एक इवेंट की तरह देखते हैं कि रायट हुई, पुलिस गई, टीयर गैस छोड़ा, वो एक बाहरी चीजें हैं, वो तो करना ही है आपको। लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजीज का अलायंस है, जो उसके पीछे जो विरुलेंट आइडियोलॉजीज आपके देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जब तक आप उन आइडियोलॉजीज को नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी काट नहीं निकाल पाएंगे। जब तक सोल्जेनित्सिन ने स्टालिनिज्म को नहीं समझा,
जब तक उसने एट्रॉसिटीज़ नहीं दिखाई कि सोवियत यूनियन में क्या एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट रिजीम, उसे एक्सपोज नहीं किया, तब तक कम्युनिज्म वाज सीन एज अ वेरी वेरी बिग citadel of equality and nice distribution of wealth. लेकिन जब वो बाहर आया कि किस तरह से टॉर्चर होता है, किस तरह से आवाज़ दबाई जाती है, किस तरह से तो वो आपको एक एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि समय कम है, लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपने कहा कि बदलाव के लिए ये विचारों का युद्ध है, बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव लाने के लिए तो ज़रूरी है कि आवाज़ एक सुर में हो, यूनानिमस वॉइस की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो जब इन विचारों को लेकर या इन तस्वीरों को लेकर कोई आवाज़ उठाता है तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो देखो, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। खुद भारत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे जयचंद हैं जो कहेंगे कि सहिष्णुता नहीं है, आमिर खान और उनकी पत्नी जैसे लोग, या ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और मुझे याद है कि बहुत पहले हमने इस पर चर्चा भी की थी आपके साथ ही। तो ये जो विचार है, ये जो सोच है, इस सोच से फिर कैसे निपटा जा सकेगा? और क्या आपकी फिल्म उस सोच को, जो ये युद्ध की जो कला है, उस सोच को क्या कोई आधार देगी? सीताराम जी गोयल ना, वो एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाते थे। वो कहते थे कि उनके क्लास में एक बड़ा बदमाश लड़का था, जहाँ वो पढ़ते थे स्कूल में। तो वो पहले किसी की पिटाई कर देता था और मार देता था किसी को, फिर खुद रोता हुआ टीचर के पास चला जाता था कि मुझे मारा। तो जो हमारे यहाँ जो हो रहा है कि जो हिंदू जो है वो पिटता है और उसके बाद ये बताया जाता है कि इसने मारा मुझे, और हम चुप हैं, हम अपना केस नहीं बना पाते। हमारी ये सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को देखकर मुझे शर्म आती कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आप उतने के उतने ही मार्क्स आपके जो है 0 के 0 ही हैं। क्यों? क्योंकि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको तो बाहर निकाल देते हैं, जो चमचागिरी वाले लोग होते हैं उनको घुसा लेते हैं। मैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं तो नोट डाउन कर रहा हूँ सारा, है ना, मेरी अगली किताब उसी पे आएगी। तो ये लोग जो हैं ये अगर अपना काम ईमानदारी से करें, सही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं और अपना जो कमिटमेंट है वो उस पर रखें। लेकिन सब लोग नेता बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा जो अपोजिशन अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए होता है वो हिंदू मूवमेंट के अंदर से होता है। एग्जैक्टली। वो नीचे खींचते हैं उसको। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कई ये सोचे कि क्योंकि मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कभी मेंबर ही नहीं बना, तो मैं तो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार रहा हूँ और रिपोर्टिंग ही मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं इसी चीज को रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ। डॉक्यूमेंट्रीज आपने अब तक बना ली है और वो उसका बेस ही है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसकी अभी हमने जिसका ट्रेलर देखा, पिक्चर पूरी कब देख पाएंगे? 105 मिनट पूरे कब आएंगे? हाँ देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है 105 मिनट का। इसके बाद 2 पार्ट और आने वाले हैं इसके। अच्छा। और ये बहुत ही जल्दी हम लोग इसको रिलीज़ करने वाले हैं। और आपके जैसे प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है, ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स पे ये रिलीज़ होगी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस फिल्म को रिलीज़ करने में हमारी सहायता करें, क्योंकि ये देश के हित में बनाई गई फिल्म है। और इसी तरह से हम इस प्लानिंग में हैं कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, सोशल मीडिया में भी रिलीज़ करें, चैनल्स पे भी रिलीज़ करें और इसका मैक्सिमम, क्योंकि जो आइडियाज़ की लड़ाई है वो एक मंत्र शक्ति होती है हर आइडिया में। एग्जैक्टली। और वो हमें अगर हम आइडियाज़ की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। क्योंकि जो मॉरल सुपीरियरिटी है हमारे आइडिया की, वो लेनिन से बात सीखी है मैंने। लेनिन हमेशा कहते थे कि जो भी आपका आइडिया हो, ट्राई टू गेन मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ दैट आइडिया। और हर 6 महीने में बैठकर वो देखते थे कि हमारी कौन से आइडिया की क्या मॉरल सुपीरियरिटी रह गई है, क्या किसकी नहीं रह गई है, स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन क्या चल रही है। तो जो स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन है हमको आकलन करना चाहिए समय समय पे और उसके हिसाब से अपना वो चेंज करना चाहिए। तो हमने ये आइडिएशनल प्लेन पे फिल्म बनाई है और हमारा मानना है कि हमने इसमें दिखाया है कि किस तरह सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल होगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो MBS हैं उन्होंने 90% जो हदीस है उसको मानने से इनकार कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स ला रहे हैं
जो पेट्रो डॉलर्स है उसकी जो इनकम है वो वहाबिज्म को फंड करती थी, $100 बिलियन वो दे चुके हैं। जो हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है लव जिहाद और जो कुछ भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान ये पेट्रो डॉलर्स का है। लेकिन अब जो उनका नया प्रोजेक्ट आया है नियॉम प्रोजेक्ट, जिसमें $1.5 ट्रिलियन वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इन वेरियस काइंड्स ऑफ न्यू AI टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोलियम की इनकम से। तो वहाबिज्म के लिए अगर पैसा वहाँ से आना बंद हो जाएगा तो 90% प्रॉब्लम जो है साउथ एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अब तो नेपाल में बहुत पैसा डाला जा रहा है जो ये, और इसीलिए अब तो नेपाल में राजशाही को लेकर वो जो आंदोलन शुरू भी हुआ है, वो इकलौता हिंदू राष्ट्र जिसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया था 2015 में, उसके लिए फिर से पुनर्जागरण हो रहा है। बहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो ये ट्रेलर आया है, हालांकि हमने अपनी बातचीत में बहुत कुछ रिवील कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक इस डॉक्यूमेंट्री से ज़रूर मिलें, जुड़ जाएँ। और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी युद्ध से लड़ने के लिए हथियारों से पहले विचारों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई के लिए हमें उस विचारों का ही आकलन करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपको आगामी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने वाली है जो साफ तौर पर हमारे देश में जो चल रहा है, जो ख़तरा दुनिया पे मंडरा रहा है, उस ख़तरे से निपटने का जो सबसे बड़ा हथियार है, उस हथियार का पट्टाक्षेप करती है। और ऐसे में हम भी ये उम्मीद करते हैं ये फिल्म जल्द से जल्द जब दर्शकों के सामने होगी, देश और दुनिया में सामने होगी, तो ख़ास तौर से जो नीति निर्माण करता है वो कम से कम इस फिल्म को देखकर अपनी नीतियों को अच्छी नीयत के साथ तैयार करें, ताकि नियति भी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर के रूप में उभर कर आए। आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।